हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। मैं सुप्रीमणि शुक्ल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बिहार जुडिशरी और एपीओ के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स जीएस के पेपर्स। तो 4 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चारों पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और देख लिए तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के पेपर आते हैं। और क्वेश्चन रिपीट होने भी स्टार्ट हो गए हैं 4 ईयर के अंदर ही। अभी जैसे जैसे हम लोग पीछे जाते जाएंगे वैसे ही आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, यानी पिछले ईयर्स के पेपर से आगे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए आज अगला पेपर शुरू करते हैं। और एक पैटर्न रहता है, एक पैटर्न आप रीड करेंगे कि 3-4 साल क्वेश्चन का एक ही पैटर्न रहता है, फिर स्लाइटली डिफरेंस होता है पैटर्न। तो 2018 में ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको भी हम लोग एक किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2011 का पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का पूर्ण विस्तार लिखिए और एक एक वाक्य में उनका महत्व लिखिए। तो फुल फॉर्म्स बतानी है और उसके बाद एक एक वाक्य में उनका महत्व बताना है। पहला है नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन है वो पश्चिमी अमेरिकी या ये कहिए यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने मिलकर किया था और सुरक्षा के उद्देश्य से इस संगठन को बनाया गया। दूसरा है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार पर जो कर लगता है, जो देशों के मध्य व्यापार होता है उनमें जो कर लगता है उसके बारे में इसको बनाया गया है। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए योजना जो बनी थी उसका नाम था आईआरडीपी। मतलब योजना इसके अंतर्गत बनाई गई थी, एक कार्यक्रम था। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र की विकास योजनाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, उन विकास योजनाओं को प्रभावी करने के लिए यूएनडीपी चर्चा में रहता है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यह भारत और तिब्बत और चीन की सेना पर भारतीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए गठित सैन्य दल है। इस आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास, खेल आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। डीफिल डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, ये उच्चतम शिक्षा है भारतीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाने वाली किसी विषय पर शोध करने वाले को डीफिल की उपाधि दी जाती है और इसके बाद पीएचडी की उपाधि है। सेकंड हाईएस्ट एजुकेशन मानी जाती है इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थान किस राज्य में स्थित है? पहला है अमृतसर। हर बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर कहाँ है। पंजाब में। बीजापुर जो है वो गोल गुम्बद के कारण प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक राज्य में है। कांडला गुजरात में, ये एक बंदरगाह है। हरिद्वार धार्मिक स्थल है उत्तराखंड का। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में और इसरो का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। एफ नुफू, ये थोड़ा सा नया नाम है, यहाँ पर एफ नुफू की जगह रेणुकूट होगा। तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हिंडाल्को का कारखाना स्थित है यहाँ पर। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए रेणुकूट। ठीक है। रानीगंज एक कोयले की प्रसिद्ध खान है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की राजधानी है उनके नाम लिखिए। देखिए, किसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राज्यों के नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया राजधानी बताइए। अब यहाँ पर उल्टा किया है, राजधानी दी है और पूछा किस राज्य की है। तो ईटानगर कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। गंगटोक कहाँ की है? सिक्किम। देहरादून उत्तराखंड। शिमला हिमाचल प्रदेश। चेन्नई तमिलनाडु। भुवनेश्वर उड़ीसा और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, उन नदियों के नाम बताइए जिनके किनारे ये नगर स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन भी पिछले बार पेपर्स में भी आया है और इस पेपर में फिर आया है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे और लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। इसका अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पूरा सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं और मैं इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर ये
इसका रिटन आंसर की डाल दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के किस तट पर स्थित है? मतलब ये जो बंदरगाह के नाम दिए गए हैं और ये कौन कौन से तट पर स्थित हैं? तो तूतीकोरन बंदरगाह है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन से एरिया में पड़ता है? पूर्वी साइड में पड़ता है, तो पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला गुजरात, गुजरात पश्चिमी साइड में पड़ता है, तो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। इन्नौर, गुजरात के क्या, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है। इन्नौर पूर्वी तट तमिलनाडु में ये पड़ता है, पूर्वी तट पर स्थित है। कोचीन केरल में पड़ता है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। मुर्गुमो, मुर्गुमो भी गोवा में पड़ता है और ये भी पश्चिमी तट पर ही स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहा सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी पश्चिमी तट पर पड़ता है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पूर्वी तट पर पड़ता है। ठीक है। एक बार बंदरगाह आप देख लीजिए, बंदरगाह से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो कौन से तट पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सब मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा बंदरगाह से रिलेटेड। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी इसकी तैयारी। अगला है क्वेश्चन, उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित स्थित हैं। क्या क्या? पुलिकट, पुलिकट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नाकी, नाकी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोकटक मणिपुर में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। छांगला, छांगला किस राज्य में स्थित है? तो छांगला इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन का नाम दे दिया है, लेकिन इसका राज्य पूछ दिया है तो राज्य तो नहीं, लेकिन देश का नाम है जाम्बिया। मकालू, मकालू हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गुरशिखर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संस्थापकों के नाम आपको बताने या निम्नलिखित के उत्तर देने हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लैडबस्की और कर्नल आलकाट। यूएनओ के महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरस। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अगला है, निम्नलिखित में लेखकों के नाम लिखने। ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल आ रहा है, लगभग क्या 100% हर साल आ रहा है। और इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत फेमस बुक पूछी जाती है। एज यू लाइक इट किसकी पुस्तक है? विलियम शेक्सपियर की। एज यू लाइक इट। बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग जॉन स्टीफेंस की पुस्तक है। चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत फेमस पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कामसूत्र वात्सायन की पुस्तक है। माई ट्रुथ, माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की पुस्तक है। साकेत जयशंकर साकेत मैथिली सड़गुप्त की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। एशियन ड्रामा बहुत फेमस पुस्तक है, गुन्नार मिर्डल की। और मालगुडी डेज आर के नारायणन की पुस्तक है। ये मालगुडी डेज फिर रिपीट हो चुका है, शायद 2018 में इसका नाम आया था। मालगुडी डेज किसकी? आर के नारायणन की पुस्तक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कहाँ स्थित है? आपको जगह बतानी किस किस राज्य में ये स्थित है। तो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बृहत्तम कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर जो इंडिया में है वो कहाँ है? रामेश्वरम मंदिर का। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सलेम स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट सलेम नामक स्थान है तमिलनाडु में। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में। देखिए, फ्लावर ऑफ वैली आएगा तो वो स्थित है उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली आएगा तो ये स्थित है केरल में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। चुशुल कहाँ स्थित है? तो चुशुल स्थित है लद्दाख में। चुशुल स्थित है लद्दाख में। राष्ट्रीय वातावरणीय इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो इस तरीके से ये आपको जो प्रमुख प्रमुख जगह हैं उनके बारे में और प्रमुख प्रमुख स्थान कौन सी जगह स्थित है ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप अलग से ऐसा नहीं कि कोई एक ही जो चीज़ पढ़ लीजिए, आप तरह तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। और ये हमेशा मैपिंग के तरीके से याद रखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर 3 वाक्यों में लिखिए। 2008 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
तो 2008 में शांति तो नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अब ऑथेंटिक नहीं, हालांकि 2011 में भी इसको पूछने का औचित्य नहीं बनता था। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्ती अहतिसारी थे, उनको 2008 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दीप जोशी एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, दीप जोशी, जिन्हें उस समय जब ये पेपर हुआ था उससे पहले 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीबीआईपी क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक कैटेगरी है। हार्मेटन से आप क्या समझते हैं? तो हार्मेटन दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली एक गर्म हवा का नाम है हार्मेटन। ऋग्वेद से आप क्या समझते हैं? तो ऋग्वेद भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें से चार वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। T20 क्रिकेट व महिला व पुरुष के T20 विश्व कप क्रिकेट व महिला के बारे में लिखिए। तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो था वो चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश में इसका आयोजन होता है। और सन 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय T20 पुरुष वर्ल्ड कप है उसको आयोजित होने की प्रस्तावना भारत में है, लेकिन अब इसका आयोजन खतरे में लग रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी कीजिए। भारत की दृष्टि कल्पना 2020। हालांकि ये जो भारत का विजन था, इंडिया का विजन, ये 2020 का किसने प्रस्तुत किया था? APJ अब्दुल कलाम जी ने। अब इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हम 2020 कंप्लीट करके 2021 में आ चुके हैं। यशपाल समिति जो थी ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समिति बनाई गई थी और उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया था और बहुत फेमस समिति थी। इसके बारे में लिखें, यशपाल समिति। कॉप इज कोपेनहेगन। 1992 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हरित गृह के गैसों के जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए एक कटौती की बात की गई थी कि जो हर देश का हरित गैसों का उत्सर्जन है उसको एक लिमिट में करने की बात की गई थी। और पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था। योग के आविष्कारक पतंजलि को माना जाता है, ऋषि पतंजलि को। अशोक मौर्य वंश के बहुत महान सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने कलिंग युद्ध, इनका बहुत फेमस युद्ध था जिसमें इन्होंने इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए बहुत से प्रयास किए। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराओं का समूह है जो अटलांटिक महासागर में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किन्हीं 4 के विषय में लिखिए और ये क्यों प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर ने किया था। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि बहुत से, नाना साहब पेशवा आदि बहुत से लोगों ने संघर्ष किया। और हालांकि असफल रहा था लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि हमको जो सफलता मिली है उसका पहली चिंगारी जो थी वो 1857 की क्रांति में ही जगी थी। कांग्रेस विभाजन 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। 1916 में फिर ये जो विभाजन था ये ख़त्म होकर इन दोनों दलों में समझौता हुआ। सत्याग्रह आंदोलन मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी का पहला जो चंपारण में आंदोलन था उसे सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। हालांकि इसके बाद भी कई आंदोलनों में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, लेकिन मुख्य रूप से सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए किसी प्रकार का आंदोलन जो होता है उसे हम सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में 1943 में की थी। हालांकि इसमें वो सैनिक शामिल थे जो जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पकड़े गए थे। हालांकि इसका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसे भी एक अहम रोल माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री और भारत की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के जनक। इन्होंने जो 565 देसी रियासतें थी उनका विलय कराया था और ये काम एक ऐसा काम था जो शायद इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें जो नगर होते थे बहुत व्यवस्थित रूप से बसे हुए थे। पूरे देश में राजस्थान से लेके इधर असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक इसके अवशेष पाए जाते हैं। सिंधु नदी के किनारे इसके मुख्य नगर मिलते हैं, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लाल किला का निर्माण जो था वो दिल्ली में स्थित है लाल किला, और इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। और ये एक बहुत ज़बरदस्त वास्तुकला का नमूना है। और आज भी लाल किला से 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। निम्नलिखित के नाम बताइए। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब नहीं हैं। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिनेश्वर शर्मा है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और UGC के चेयरमैन DP सिंह। तो इस तरीके से अभी तक 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। और ये आप देख रहे होंगे बिहार का जो जुडिशरी है, APO है, इन दोनों ही एग्जाम में GS का पेपर लगभग सेम आता है। आपको GS की तैयारी बेसिक रूप से करनी है। जो आपको एक 30-40 पॉइंट का टॉपिक का एक लिस्ट बना लेनी है और उसी को बार बार पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि इस तैयारी में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप 7017254445 ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम पेड ग्रुप के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आप GS के पेपर या लॉ के पेपर में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा महसूस कर रहे हैं तो आप हमको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संक्षिप्त उत्तर देने। मानसून क्या? देखिए ये क्वेश्चन अभी एक पेपर पहले हमने सॉल्व किया, उसमें भी आ चुका है। भारत के संदर्भ में उसका क्या महत्व है? तो मानसून एक प्रकार की हवा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहती हुई आती है और ये ग्रीष्मकाल के बाद प्रारंभ होती है। तो मानसून के द्वारा भारत के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में वर्षा होती है और भारत के संदर्भ में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारतीय कृषि का जो बहुत हद तक निर्भरता है मानसून पर निर्भर करती है। मानसून की क्वालिटी और मानसून का समय बताता है कि भारतीय कृषि में उत्पादन कितना होना है। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण सदाबहारी वन, उष्णकटिबंधीय वन, कटीले वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, विभिन्न प्रकार के वन जो पाए जाते हैं भारत में किसी न किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारतीय खनिज के मामले में भी भारत बहुत समृद्ध देश है। खनिज के मामले में हमारे यहाँ लोहा, कोयला, अभ्रक मुख्य रूप से पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में और इसके अतिरिक्त लगभग हर एक खनिज कुछ ना कुछ मात्रा में भारत में पाया जाता है। हिमालय भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत की जो साइबेरियन पवनें आती हैं ठंडी, उनसे सुरक्षा के लिए और भारत को मौसम के लिहाज से हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से भी हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व है। हिमालय हमारे देश का पूरा उत्तर का जो भाग है उसकी सुरक्षा करता है और खनिज के मामले में भी हिमालय से हमको अभी बहुत ज़्यादा हमने उसको एक तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, बट खनिज के मामले में भी हिमालय बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वनस्पति और अन्य मामलों में तो इसकी समृद्धि सबसे ज़्यादा है ही। अच्छा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल भाषा में, आप इसको और ज़्यादा अच्छी भाषा में बना के लिख लीजिए। मैं केवल एक आइडिया आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 15वां। निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क्या क्या है ये बताना है। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जैसे जो जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, इनके जो अवशेष हो जाते हैं इनके जीवन की समाप्ति के बाद, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। विटामिन भारतीय शरीर के जो शरीर होता है किसी व्यक्ति के शरीर का पोषण होता है, उसमें विटामिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के विकास और मांसपेशियों और शरीर के बाकी अन्य अंगों के उपयोग के लिए विटामिन का सबसे ज़्यादा महत्व। विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक अवस्था में भी पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं और इन विटामिन के अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। प्रोटीन भी संतुलित आहार का एक बहुत ज़रूरी भाग है। कोशिकाओं के निर्माण में और मांसपेशियों के रीडेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत
ज़्यादा रोल होता है। एक किसी व्यक्ति का के जीवन में प्रोटीन की प्रतिदिन में प्रोटीन की आवश्यकता उतने ही ग्राम होती है जितने किलो उसका वजन होता है। जैसे किसी व्यक्ति का 50 किलो वजन है तो उसके एक दिन में उसकी प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम होती है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के संचालन के लिए न केवल ऐच्छिक क्रियाओं बल्कि अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रयोग से अपने लिए भोजन बनाने की जो क्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। सोडा वाटर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के एकदम त्वरित रूप से प्रयोग से बनता है और ये विभिन्न रंग और विभिन्न स्वाद का होता है। भोजन के पाचन में इसका योगदान है। डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा में जो प्राकृतिक रूप से सामान्य मात्रा है उसमें परिवर्तन होता है, या तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है या इंसुलिन बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज टाइप अलग अलग टाइप की होती है कि किसी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो किसी में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त में लिखिए। मंदी 3 वाक्य लिखने हैं। मंदी एक ऐसी अवस्था जब बाजार में जो आपूर्ति है वो ज़्यादा हो जाए और मांग कम हो जाए, तो ऐसी अवस्था को मंदी कहते हैं। मंदी में लोगों की क्रय क्षमता कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के 3 खंड हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर उत्पाद के प्रथम लेवल पर उत्पाद होता है। द्वितीयक क्षेत्र जब प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से कोई उत्पाद निर्मित किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र जहां पर सेवाओं का प्रदान किया जाता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। शून्य आधार बजटिंग, ऐसा बजट जिसमें जो बजट घाटा है उसको शून्य दिखाया जाता है तो इसे शून्य आधार बजटिंग कहते हैं। हालांकि भारत में अभी बजट घाटा शून्य नहीं हो पाया है, बजट घाटा लगातार कम करने का सरकार का प्रयास है, लेकिन शून्य आधार बजटिंग अभी भारत के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। गरीबी रेखा किसी भी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना अगर कैलोरी लेता है तो उसके आधार पर बताते हैं कि अगर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी कोई व्यक्ति ले रहा है तो वह गरीबी रेखा में नहीं है। अगर इससे कम कैलोरी का प्रयोग कर पा रहा है तो वह गरीबी रेखा में आता है। कैलोरी के माध्यम से यहाँ पर गरीबी रेखा निर्धारण होता है। विभिन्न देशों में इसके अलग अलग मानक है। कहीं पर कैलोरी के माध्यम से होता है, कहीं पर आय के माध्यम से होता है। अपने भारत में कैलोरी के माध्यम से होता है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में से ऐसी आय को घटा दिया जाए जो भारतीय क्षेत्रों में सृजित हुई है और विदेशों में चली गई है, और ऐसी आय को जोड़ दिया जाए जो विदेशों में सृजित हुई है और भारत में आ गई है, तो हमको जो कुल योग प्राप्त होगा उसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सतत विकास एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना या पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाए बिना आगे की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संसाधनों को आगे के प्रयोग के लिए पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा के साथ किया जाता है, इसे सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चुनाव, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। चुनाव कमिश्नरों का कार्यकाल कितना होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक। उच्चतम न्यायालय के जजों को कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय के जजों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लास्ट साइन राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उससे पहले संसद महाभियोग द्वारा ये पारित करेगी तभी उच्चतम न्यायालय को हटाया जा सकता है। तो संसद महाभियोग द्वारा उच्चतम न्यायालय को हटा सकती है। राज्य स्तर पर सरकार का वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य स्तर पर अगर प्रशासनिक प्रमुख पूछा जाता तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है। प्रोटोकॉल से क्या समझते हैं आप? राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में शिष्टाचार और वरीयता का एक क्रम निर्धारित होता है, इसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? तो अगर भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। 53वां संविधान संशोधन 2005 क्या है? 53वें संविधान संशोधन के अनुसार सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण नहीं कर सकती।
ये 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था। सरकारिया आयोग क्या है? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध पर गठित एक आयोग है जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अपनी राय दिया था। भारत के अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री को कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न देशों की राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम बताना होता है। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी और संसद है सोरा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और संसद का नाम है पंचायत। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है रियाद और संसद है मजलिस। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है रुपया और संसद का नाम है मजलिस। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और रुपया है न्यू शेकेल और संसद का नाम है नेसेट। भूटान की राजधानी है थिम्पू, रुपया है नग्लू ट्रम और इनकी संसद का नाम है त्योगडू। मिस्र में राजधानी है काहिरा और इनकी जो मुद्रा है उसका नाम है इजिप्टियन पाउंड और इनकी जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली। कनाडा की राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर और इनकी जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में संक्षेप में उत्तर देने हैं 20 शब्दों में। पटना क्या है? पटना प्राचीन में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था और ये मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये बिहार राज्य की राजधानी है। बांगर और खादर, तो बांगर जो होती है वो होती है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जबकि खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर और खादर ये दोनों ही नदियों के द्वारा प्राप्त होने वाली मिट्टी हैं। 2001 की जनगणना का बिहार में जनसंख्या के लक्षण, ये अब रिलीवेंट क्वेश्चन नहीं है। और बिहार के संबंध में तेंदुलकर रिपोर्ट दी गई थी, किससे? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र में किए जाने वाले व्यय पर भी विचार किया गया था इस रिपोर्ट में, तो तेंदुलकर रिपोर्ट दी गई थी। तो इस तरीके से ये हमारा 2011 का जो पेपर था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में हम 2006 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप जीएस का हमारा पेड ग्रुप या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7017254445। इसमें पूरा बेसिक जीएस आपको कंप्लीट कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। धन्यवाद।